आज के क्लास में हम देखेंगे वैदिक काल। वैदिक काल, इसी को वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता प्रकाश में आई, जो पूर्णतः एक क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इम्पोर्टेंट करिएगा, वैदिक काल का जो समाज था या जो वैदिक सभ्यता थी, किस प्रकार की सभ्यता थी, तो वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता थी। तो इस पॉइंट को तो विशेष ध्यान रखिएगा कि भारत का प्रथम ग्रामीण सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी, जिसकी जानकारी हमें वैदिक ग्रंथों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलता है। तो वैदिक काल की जानकारी हमको वैदिक ग्रंथों से मिलता है। इसीलिए क्या होता है, इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता और इस काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस सभ्यता की जानकारी हमको वैदिक ग्रंथों से मिलता है, इसलिए इसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं और इस काल को वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि आर्यों द्वारा प्रवर्तित होने के कारण इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो जो वैदिक युग में जो लोग थे, ठीक है, वो कौन थे, वह आर्य थे। आपके क्लियर, आर्य, इसलिए इसको आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का अर्थ है, जिसका अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ या उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है। ठीक है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। पहला था आपका ऋग वैदिक काल, जिसको आपको इसको लिख सकते हैं पूर्व वैदिक काल, भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। ठीक, इसका जो टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। दूसरा था आपका उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड, जिसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो, और इसका जो टाइम पीरियड था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। अब हम चर्चा करते हैं ऋग वैदिक काल के ऊपर। ठीक है, ऋग वैदिक काल, अगर इसके हम शासन की बात करें तो शासन इसका था 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। इस काल में लोग मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर थे। ठीक है, तो इस काल में लोग मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर थे। किसी का स्थान गौड़ था, किसी का स्थान गौड़ का मतलब है द्वितीयक था। ठीक है, जो इनका फर्स्ट प्रायोरिटी था पशुपालन था, सेकेंडरी में यह लोग कृषि करते थे। इस काल तक लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। इस काल के सभी जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। तो जो ऋग वैदिक काल है, इस काल का जो जानकारी का स्रोत एकमात्र है क्या, वो ऋग्वेद है। अगर अब बात करें, ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम एवं पवित्रतम ग्रंथ है, आर्यों का। ठीक है, जिस प्रकार ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम पवित्रम ग्रंथ है, उसी तरह ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में काफ़ी समानता पाई जाती है। जो ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था है वो उस और ऋग्वेद में काफ़ी समानता पाई जाती है। अगर हम बात कर रहे हैं कि राजनीतिक अवस्था की, तो हम देखेंगे कि सर्वप्रथम जब आर्य भारत में आए तो उनको यहाँ के दास अथवा दस्यु कहे जाने वाले लोगों से संघर्ष हुआ। अंत में आर्यों की क्या हुई थी, विजय हुई थी। चलिए हम बात करेंगे आगे देखेंगे यहाँ पर। तो जो आपका ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के कारण इन्हें पंचजन्य कहा गया। तो सबसे पहली बात आप लोग समझिएगा कि ऋग वैदिक काल में क्या थे, लोग कबीले के रूप में रहते थे। समझ में आया। और अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट पे कि जो ये पंचजन्य थे, इनके नाम क्या थे, ये थे आपके पुरु, यदु, अनु, तुवर्सु एवं द्रह्यु। ठीक है, ये आपके थे। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर कि भरत, कृवि एवं त्रिश आर्य शासक के ये वंश थे। ठीक है, यह जो हमने लिखा है भरत, कृवि एवं त्रिश, यह क्या थे, आर्य शासक के वंश थे। भरत कुल के नाम से ही इस देश का नाम क्या पड़ा था, भारतवर्ष पड़ा था। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को भी पता रहता है। भरत कुल के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा था। आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर भरत कुल के पुरोहित ऋषि कौन थे, वशिष्ठ थे। कालांतर में भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों के मध्य दास राग युद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ। और वो कहाँ हुआ था, परुसड़ी नदी या पुरुषड़ी नदी, इसको जो लिखा है
इसको आधुनिक में रावी नदी के नाम से जानते हैं, के तट पर लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई। एक तरफ राजा सुदास थे और वर्सेस दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक समूह था। इनके बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ, लेकिन इसमें सुदास क्या रहे? विजयी रहे। आगे बात करें, कुछ समय बाद पराजित राजा पुरुओं और भरतों के बीच मैत्री संबंध स्थापित होने से एक नवीन कुरु वंश की स्थापना हुई। कुछ समय बाद क्या हुआ था कि जो युद्ध हुआ था दासराग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध, तो उसमें जो पराजित राजा पुरुओं का वंश था और भरतों के बीच क्या मैत्री संबंध स्थापित हो गया और उससे एक नए नवीन वंश का स्थापना हुआ। उस वंश का नाम था कुरु वंश। यह वंश उत्तर वैदिक काल में प्रसिद्ध हुआ। यह जो युद्ध लड़ा गया था पूर्व वैदिक काल में, और जो इनके मैत्री संबंध स्थापित होने के बाद जो नया वंश बना, यह इसको प्रसिद्धि मिली थी उत्तर वैदिक काल में। चलिए आगे हम देखेंगे। ऋग वैदिक काल में समाज कबीले के रूप में संगठित था। कबीले को जन भी कहा जाता था। तो ऋग वैदिक काल में समाज क्या था? कबीले के रूप में संगठित था, जिसका चर्चा मैंने ऊपर ही किया। कबीले को जन भी कहा जाता था। बात समझिएगा, क्लियर? अब इसमें देखिएगा, पूरा इसमें आपको डिटेल मिलेगा। डिटेल में हम देखेंगे यहाँ पर कि आरंभ में आर्यों के कुटुंब, कुल या परिवार रक्त संबंधों पर आधारित थे, जिसका प्रधान कुलप या कुलपति होता था। आरंभ में क्या होता था? आर्यों के कुटुंब, कुल या परिवार रक्त संबंध पर आधारित थे। कुलप परिवार का मुखिया होता था। जो कुलप होता था परिवार का मुखिया होता था। अनेक परिवारों को मिलकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था, तथा अनेक ग्रामों को मिलकर विश्व बनता था, जिसका प्रधान विश्वपति होता था। कुटुंब ग्रीक की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, कुटुंब जो थी, कुटुंब ही सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। कुटुंब मतलब गृह। तो क्या होता था? कुटुंब, कई कुटुंब के मिलने से ग्राम बनता था, कई ग्रामों के मिलने से विश्व बनता था, और जो विश्व होता था उसका जो प्रधान होता था उसको विश्वपति कहते थे। अनेक विश्वों का समूह जन या कबीला कहलाता था। कई विश्वों के मिलने से जन या कबीला बनता था, जिसका प्रधान राजा या राजन या गोप होता था। तो गोप मतलब भी याद रखिएगा, वैदिक काल में गोप का मतलब तात्पर्य था राजा से। और जन या कबीला यही क्या सबसे बड़ी इकाई होती थी, और जो इसका प्रधान होता था उसको राजा या राजन या गोप कहते थे। शासन का प्रधान राजन हुआ करता था। अगर आगे हम बात करें, इस काल में राजा भूमि के स्वामी न होकर प्रधानतः युद्ध का नेता होता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? इस काल में राजा भूमि के स्वामी न होकर प्रधानतः युद्ध का नेता होता था तथा व्यक्तिगत रूप से युद्धों में भाग लेता था। ठीक है, क्योंकि ये कबीले के रूप में रहते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इस काल में जो राजा होता था वो भूमि का मालिक न होकर वो युद्ध का नेता होता था, समझिए एक प्रकार से। राजा की सहायता है तो इस काल में 3 अधिकारियों, कौन कौन? एक था पुरोहित, दूसरा सेनानी एवं तीसरा ग्रामीणी का वर्णन मिलता है। प्रायः पुरोहित का पद वंशानुगत होता था। ठीक है, राज्य अभिषेक के अवसर पर ग्रामीणी, रथकार तथा कम्मादी आदि उपस्थित रहते थे। इन्हें रत्नी कहा जाता था। इनकी संख्या राजा सहित लगभग 12 होती थी। बात समझ में आया? चलिए आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस काल के अन्य पदाधिकारियों में पुरूप तथा दूत उल्लेखनीय है। इनमें पुरूप क्या? दुर्गपति होते थे। दुर्ग यानी किले का जो स्वामी अगर कह सकते हैं। दूत के कार्य राजनीतिक थे, जो समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर अन्य राज्यों में जाते थे। इसको हम मैसेंजर बोल सकते हैं, दूत। ऋग्वैदिक काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिसमें सभा, समिति एवं विदत क्या थे? प्रमुख थे। सभा, समिति एवं विदत। तो जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ लोगों की समस्याओं को सुना जाता था। आगे हम बात करेंगे, सभा क्या था? यह श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की एक संस्था थी। क्या था? यह श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की एक संस्था थी, यानी कमेटी थी, यूँ कह सकते हैं। समिति क्या थी? यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी तथा सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसे राजा को चुनने एवं पदच्युत करने का भी अधिकार था। समिति में स्त्रियां भी भाग लेती थीं। ठीक है, समिति में क्या होता था? स्त्रियां भी भाग लेती थीं। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता। विदत के बारे में देखिए क्या होता है। यह आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। ठीक है, इसे जनसभा कहा जाता था। विदत धार्मिक तथा सैनिक महत्व का कार्य भी करती थी। चलिए आगे देखते हैं। आर्यों के आदि स्थान या मूल निवास के संबंध में विभिन्न मत। तो आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, इसके संदर्भ में
भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपना मत दिया। ठीक है, तो डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद का अगर हम मत की बात करें तो उनके अनुसार जो आर्य थे वह सप्त सैंधव क्षेत्र से थे। सप्त सैंधव क्षेत्र क्या था? सिंधु नदी और सरस्वती नदी के जो घाटी क्षेत्र था, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र और सरस्वती नदी का जो क्षेत्र था उसको हम सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से जानते थे। तो उनके अनुसार यह आप सिंधु नदी और सरस्वती नदी के क्षेत्र से संबंधित थे। उसके बाद हम ब्रह्मर्षि पंडित गंगानाथ झा क्या था, उनके अनुसार यह ब्रह्मर्षि देश से संबंधित थे। ठीक है, डॉक्टर राजवली पांडे क्या कहते हैं कि यह मध्य देश से संबंधित थे। आगे अगर हम बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पर एल डी कल का क्या कथनाम कहना है। एल डी कल के अनुसार ये कश्मीर के निवासी थे। डी एस त्रिदेव क्या थे? देवका प्रदेश या मुल्तान क्षेत्र से मानते थे। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पूछता है किसके किसके ऊपर, देखिएगा बाल गंगाधर तिलक का मत है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का मत है इम्पोर्टेंट। इनके अनुसार यह उत्तरी ध्रुव प्रदेश से थे। और हम बात करेंगे सबसे जो प्रामाणिक इसमें था मत किसका था, वह था मैक्स मूलर महोदय का। ठीक है, यह सबसे प्रामाणिक इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, सर्वाधिक प्रामाणिक किसका था? मैक्स मूलर महोदय का। और उन्होंने कहा आर्यों का जो स्थान बताया वो बताया मध्य एशिया में। क्लियर, इसको इम्पोर्टेंट इसलिए हमने कर लिया। प्रोफेसर गाइल्स क्या बोले थे? प्रोफेसर गाइल्स के अनुसार यह आपका हंगरी वाले क्षेत्र यानी डेन्यू नदी की घाटी का में आर्य वहाँ से आए थे। मेयर पीक व गार्डन चाइल्ड्स ने क्या इनको दक्षिणी रूस से बताया। पेनका और हर्ट ने इनको जर्मनी से बताया। लेकिन बाल गंगाधर तिलक का पूछेगा तो उत्तरी ध्रुव प्रदेश से बताए थे। और मैक्स मूलर का है वो मध्य एशिया से, जो कि सर्वाधिक मान्य मत इन्हीं का है, मैक्स मूलर महोदय का। अगर हम बात करें सामाजिक जीवन की तो सामाजिक जीवन में देखेंगे कि ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वेद में कुल शब्द का उल्लेख नहीं है। परिवार या कुल होती थी लेकिन ऋग्वेद में कुल शब्द का उल्लेख नहीं है। परिवार के लिए ऋग्वेद में क्या है? गृह शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में जन शब्द का लगभग 275 बार एवं विश्व शब्द का 170 बार उल्लेख हुआ है। आगे हम देखेंगे ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। जैसे हम कहें हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा समाज वो मातृ सत्तात्मक था क्योंकि मातृ देवी की मूर्ति की आराधना के साक्ष्य मिले हैं। उसी तरह ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। पिता ही परिवार का क्या होता था? मुखिया होता था। बात समझ में? दोनों में अंतर अगर देखेंगे तो देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या था आपका नगरीय सभ्यता, और वैदिक सभ्यता आपका क्या था? ग्रामीण सभ्यता। वह हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक समाज से संबंधित था और ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वह पितृ सत्तात्मक था। पितृ सत्तात्मक तत्व की प्रधानता होते हुए भी परिवार में स्त्रियों का यथोचित आदर एवं सम्मान दिया जाता था। ठीक है, हालांकि मुखिया पिता के होने के बावजूद भी परिवार में स्त्रियों का जो स्थिति थी वह सम्मानपूर्वक थी या सम्मानजन थी। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति है वो दयनीय होगी। तो अभी तो हम लोग पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आगे बात करें, स्त्रियों को विवाह संबंधी स्वतंत्रता प्राप्त थी। उन्हें शिक्षा पाने तथा राजनीतिक संस्थाओं में हिस्सा लेने का भी अधिकार था। अब जैसे देखेंगे हम लोपामुद्रा, सिकता, विश्वास, अपाला और घोषा इस काल की ऐसी विदुषी महिलाएं थी। ठीक है, विद्वान महिलाएं थी यूँ कहें तो। आर्य लोगों का विवाह दास तथा दासियों के साथ निशी से था। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं का उल्लेख मिलता है जो दीर्घकाल तक तथा अथवा आजीवन क्या है? आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को अमाजू कहते थे। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में ऐसी कन्याएं जो आजीवन भर क्या होती थी? कुंवारी रहती थी, उनको हम क्या कहते थे? अमाजू। आगे अगर हम बात करते हैं, सामान्यतः परिवार में एक पत्नी विवाह प्रथा प्रचलित थी। यद्यपि कुलीन वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग मतलब अमीर वर्ग के लोग, कई कई पत्नियां रखते थे। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। देखिए काफ़ी अच्छी सिस्टम थी वहाँ के, अगर यूँ कहें कि बाल विवाह की प्रथा नहीं थी उस समय। अंतर्जातीय विवाह होते थे। अंतर्जातीय मतलब अगर किसी दूसरे कास्ट का किसी दूसरे कास्ट में शादी कर सकता था। देखिए सिस्टम उस समय क्या था ऋग्वैदिक काल का, काफ़ी अच्छा था। स्त्रियों की स्थिति को देख कर देखा जाए कि उनको शिक्षा का अधिकार था, समझिए सम्मान, उनको सम्मान नज़रों से देखा जाता था, सम्मानजन
नज़रों से देखा जाता था, बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, अंतर्जातीय विवाह का छूट था, स्त्रियों को अपना शादी का चुनाव करने की आज़ादी थी। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं उस समय। स्त्रियों की स्थिति देखें तो काफ़ी क्या था, उच्च कोटि का था। अगर हम बात करें कि समाज में सती प्रथा के प्रचलित होने का उदाहरण नहीं मिलता है। अब देखिए, उस समय सती प्रथा के प्रचलित होने का भी उदाहरण नहीं है। यानी स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार था, परंतु संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनको संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं प्राप्त थे, लेकिन राजनीति में भाग लेने का अधिकार था। आगे हम बात करेंगे कि आर्यों का प्रारंभिक सामाजिक वर्गीकरण वर्ण एवं कर्म के आधार पर हुआ था। बात समझ रहे हैं? जो आर्यों का प्रारंभिक सामाजिक वर्गीकरण क्या था, वर्ण एवं कर्म के आधार पर हुआ था। कहने का मतलब है कि आपको आपके कर्म के अनुसार ही पहचाना जाएगा। अगर आप किसी भी कुल में पैदा हुआ, उस समय कुल की बात नहीं थी, ठीक है। उस समय जो सामाजिक वर्गीकरण था, जन्म न हो के कर्म था। यानी अगर मैं कुम्हार का लड़का हूँ और मैं पंडित या वेदों का अध्ययन करता हूँ, तो मैं क्या हो गया, पंडित। यदि कोई पंडित है, वह अगर क्या बोलते हैं, अगर कोई वह निर्माण कार्य करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए लोहे का काम करता है, लोहार का काम करता है, तो वह लोहार हो गया। तो उस समय क्या था कि जो सामाजिक वर्गीकरण था वह क्या था, आप जन्म का आधार न होकर कर्म का आधार था। आर्यों के 3 प्रमुख वर्ग थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। यह वर्गीकरण जन्मजात या जातिगत न होकर कर्म के आधार पर निश्चित किया गया था। अब जैसे कोई बच्चा है, वो ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ हो, लेकिन वो युद्ध क्षेत्र में यानी सैनिक बन गया हो, युद्ध लड़ रहा हो, तो उसको क्षत्रिय के अंतर्गत रखेंगे हम, ठीक है। तो उस समय क्या था, यह जो वर्गीकरण था वह जातिगत या जन्मजात न होकर कर्म के आधार पर था। जैसा आप काम करेंगे आपको वैसे वर्ग के अंतर्गत रखा जाएगा। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जो 4 वर्ण हैं समाज में। इस सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, ठीक है, क्षत्रिय क्या है, उसकी भुजाओं से युद्ध लड़ने के लिए, वैश्य उसकी जांघों से, ठीक है, और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के शेष भाग में कहीं भी वैश्य और शूद्र का वर्णन नहीं है। चलिए आगे हम बात करेंगे कि ऋग्वेदिक समाज में दास अथवा दस्युओं का भी उल्लेख मिलता है। भाई इन्हीं से तो युद्ध लड़के ये अपना भारत में जब आ रहे तो इन्हीं से युद्ध लड़ना पड़ा। तो ऋग्वैदिक समाज में दास अथवा दस्युओं का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें आर्यों का प्रबल शत्रु बताया गया है एवं अमानुष कहा गया है इनको। ऋग्वैदिक काल में लोगों का सोम, ठीक है, क्या मुख्य पेय पदार्थ था। तो सोम समझ लिए, सोम रस एक प्रकार का यूँ कह सकते हैं शराब के रूप में, जैसे आज हम लोग लेते हैं, उस समय लोग सोम रस लेते थे, सोम। इस काल में मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों तरह के भोजन किए जाते थे। वेशभूषा में सूती, ऊनी व रंगीन कपड़ों का प्रचलन था। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। आभूषण सोने, चांदी, तांबे, हाथी दांत व मूल्यवान पत्थरों आदि से निर्मित होते थे। मनोरंजन के साधन में संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य, चौपड़, शिकार, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अश्वधावन आज शामिल थे। आर्थिक जीवन की चर्चा करते हैं, ठीक है, हम चर्चा करेंगे अभी आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन में हम देखेंगे ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। भाई ये तो ऊपर ही चर्चा हो चुकी है। ऋग्वेद में आर्यों के मुख्य व्यवसाय के रूप में पशुपालन एवं कृषि का विवरण मिलता है, किंतु पशुपालन को ही ऋग्वैदिक आर्यों ने अपना मुख्य व्यवसाय बनाया था, ठीक है। ऋग्वेद में गव्य एवं गव्यती शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो गव्य एवं गव्यती मतलब चारागाह के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द था। इस काल में गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में ही होता था। कहने का मतलब है इस काल में कि जिसके पास जितनी गायें हैं, जितनी अधिक गायें हैं, वो उतना ही अमीर माना जाता था, ठीक है। इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था। जैसे मान लीजिए कुछ चाहिए आपको, तो गाय के बदले में आप उस चीज़ का आदान प्रदान कर सकते थे, खरीद सकते थे, अनाज खरीद सकते थे, या जो भी ज़रूरत है, आवश्यकता वाली चीज़ें हैं आपकी। अभी क्या था, भेड़। अजा क्या थी, बकरी का ऋग्वेद में अनेक बार उल्लेख हुआ। इस काल के लोग हाथी, बाघ, बत्तख एवं गिद्ध से अपरिचित थे। तो इस काल के लोग हाथी, बाघ और बत्तख एवं गिद्ध से क्या थे, अपरिचित थे। आगे अगर हम बात करें, ऋग्वेद में किसी का उल्लेख मात्र 24 बार हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में किसी का उल्लेख मात्र 24 बार हुआ है।
इसमें अनेक स्थानों पर यौ एवं धान शब्द का उल्लेख मिलता है। गो शब्द का ऋग्वेद में 174 बार प्रयोग हुआ है। इस काल में युद्ध का मुख्य कारण गायों की गवेषणा अर्थात गविष्टि था। ठीक है, गाय का अन्वेषण। तो कहने का मतलब इस समय युद्ध का मुख्य कारण गाय थी। अब बोलेंगे गाय कैसे थी? जैसे हमने अभी ऊपर चर्चा किया कि जिसके पास जितनी अधिक गायें थी वो क्या उतना अमीर माना जाता था, क्योंकि गायों को मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी कि आपको कोई चीज़ चाहिए या कोई वस्तु चाहिए तो आप गाय देकर ले सकते हैं अपनी आवश्यकता की वस्तुएं। ठीक उसी प्रकार तो जब अगर यह धन के रूप में है, मुद्रा के रूप में है, और इससे आपको एक स्टेटस मिलता है कि आप कितने अमीर हैं या आपकी स्थिति की जानकारी मिलती है कि जितने अधिक गायें हैं आप उतने अधिक आप मतलब संपन्न हैं। तो इसलिए जब युद्ध होता था तो भैया युद्ध का कारण भी तो यही होगा गायों के लिए। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि ऋग्वैदिक काल में वस्त्र धुलने वाले, वस्त्र बनाने वाले, लकड़ी एवं धातु का काम करने वाले एवं बर्तन बनाने वाले शिल्पों के विकास के बारे में विवरण मिलता है। तो ये शिल्प जो थे ऊपर इन सब के बारे में वर्णन मिलेगा। चर्मकार एवं कुम्हार का भी उल्लेख मिलता है। इस काल में अयस्क शब्द का प्रयोग संभवतः तांबे एवं कांसे के लिए किया गया था। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में क्या कपास का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का उल्लेख आपको मिलेगा। उस समय के लोग कपास से परिचित थे। चलिए आगे बात करेंगे। ऋग्वैदिक काल में क्रय विक्रय हेतु, ऋग्वैदिक काल में यहाँ से हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल में क्रय विक्रय हेतु विनिमय प्रणाली का शुभारंभ हो चुका था। इस प्रणाली में वस्तु विनिमय के साथ गाय, घोड़े एवं सुअर से भी क्रय विक्रय किया जाता था। क्लियर? आगे हम बात करें, आगे देखेंगे कि इस काल में व्यापार करने वाले व्यापारियों एवं व्यापार हेतु सुदूरवर्ती प्रदेशों में भ्रमण करने वाले व्यक्ति को पड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पड़ी कहा जाता था। इस काल में व्यापार स्थल एवं जल दोनों रास्तों से होता था। जो व्यापार था वह स्थल मार्ग से और जल मार्ग दोनों रास्तों से होता था। आंतरिक व्यापार जो था बहुधा गाड़ियों, रथों एवं पशुओं द्वारा होता था। आर्यों को समुद्र के विषय में जानकारी थी या नहीं, यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। तो आर्यों को समुद्र के विषय में जानकारी थी या नहीं थी, इस बात का अभी तक स्पष्ट कोई हमको साक्ष्य नहीं मिलता है। आगे अगर हम बात करें, इस काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले वर्ग को वेकनाट कहते थे, अर्थात सूदखोर कहा जाता था। धार्मिक जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक काल के, यानी कि पूर्व वैदिक काल के। तो ऋग्वैदिक कालीन लोगों ने प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया। इस समय बहुदेववाद का प्रचलन था। ऋग्वैदिक आर्यों की देव मंडली 3 भागों में विभाजित थी। ये है आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, सवितु, ऋतु, यम, रुद्र, अश्वनी आदि प्रमुख देवता एवं उषा, अदिति, रात्रि, संध्या आदि प्रमुख देवियाँ थी। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र, अब इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्तों में इनका क्या हुआ था? इंद्र का वर्णन है। इन्हें आर्यों का युद्ध का नेता, पुरंदर एवं वर्षा का देवता माना जाता है। पुरंदर मतलब क्या होता है? किले को तोड़ने वाला, किले का नाश करने वाला, तो उसको बोलते हैं पुरंदर, यानी किले को तोड़ने वाला। आगे हम बात करेंगे कि ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि था। ऋग्वेद के लगभग 200 सूक्तों में इसका वर्णन है। अग्नि का काम था मनुष्य और देवताओं के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाना। ऋग्वेद में तीसरा स्थान वरुण देवता का था। ऋग्वेद में लगभग 30 सूक्तों में इसका वर्णन है। तो इंद्र का वर्णन है 250 सूक्तों में, अग्नि का वर्णन है 200 सूक्तों में और वरुण का वर्णन है 30 सूक्तों में। इनको आप याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें, वरुण को ईरान में अहुर मजदा तथा यूनान में ओरनोज के नाम से जाना जाता था है। उसके बाद बात करें, इस समय देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ से बलि चढ़ाना। ऋग्वैदिक देवी देवताओं को एक नज़र में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो ऋग्वैदिक काल में जो वरुण थे, तो ठीक है, वरुण को किस रूप में देखते थे? सकल ब्रह्मांड का अधिपति, अर्थात
अधिपति, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, नियामक, प्रजारक्षक तथा ऋतस्य के रूप में हम वरुण को जानते हैं। बात करें इंद्र की, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट राजा थे, मतलब देवता थे। आंधी का देवता, तूफान, बिजली और वर्षा के देवता के रूप में, युद्धों में विजय दिलाने वाले पराक्रमी देव के रूप में हम इनको जानते थे। आगे बात करें विष्णु की, तो यह थे संसार का संरक्षक। उसके बाद हम बात करते हैं मरुत की, तो वह थे आंधी के देवता। उषा की बात होता है तो सूर्योदय एवं पूर्व की अवस्था का घोतक। अदिति की बात करें तो आर्यों की सार्वभौम भावना की देवी। सोम की बात करें तो वनस्पतियों औषधियों के अधिपति। चलिए आगे हम बात करते हैं। यह हो गया आपका पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल को हम देखेंगे। इसका जो टाइम पीरियड था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। भारतीय इतिहास में उस काल को, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों जैसे आरण्यकों एवं उपनिषद की रचना हुई, को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी। शेष सभी वेदों, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। चलिए अगर हम बात करते हैं चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रेव वेयर, ठीक है, यानी कि चित्रित जो धूसर मृदभांड थे, मतलब जो मिट्टी के बर्तन थे वो चित्रित थे, उस पर चित्रकला उकेरी गई थी। इस काल की क्या थी विशिष्टता थी, क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरों तथा थालियों का प्रयोग करते थे, ठीक है। वे लोहे के हथियार का भी प्रयोग करते थे उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में लोग लोहे से अपरिचित थे, लेकिन यहाँ लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र क्या था आपका? मध्य प्रदेश, जिसका प्रसार सरस्वती से लेकर गंगा, यमुना, दोआब, कुरुक्षेत्र यानी तक। यहीं पर कुरु एवं पंचाल जैसे विशाल राज्य थे। तो यहाँ पे क्या था आपका? कुरु और पंचाल जैसे विशाल राज्य थे। अगर आगे हम बात करें यहाँ पे, यहीं से आर्य संस्कृति पूर्व की ओर प्रस्थान कर कौशल, काशी एवं विदेह तक फैली थी। आगे बात करिए, मगध एवं अंग प्रदेश आर्य सभ्यता के क्षेत्र के बाहर थे। मगध में निवास करने वाले लोगों को अथर्ववेद में व्रात्य कहा गया है। ये प्राकृत भाषा बोलते थे। उत्तर वैदिक काल तक आते आते पंचजनों का लोप हो गया। जो कबीले थे पंचजनों के रूप में बटे हुए थे, उनका लोप हो गया उत्तर वैदिक काल में। उनके स्थान पर विशाल राज्यों की स्थापना हो गई। अब वो कबीला नहीं, अब विशाल विशाल राज्य का स्थापना हो चुका है, जिनमें कुरु, पंचाल सबसे अधिक प्रसिद्ध थे, यानी सबसे शक्तिशाली थे। उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता थी कृषि प्रधान, और वहाँ क्या था? वो पशुपालन। उनकी मुख्य विशेषता थी पशुपालन, और यहाँ पे क्या था विशेषता? कृषि प्रधान। अर्थव्यवस्था का उदय, कबायली संरचना में दरार, वर्ण व्यवस्था की जटिलता में वृद्धि, क्षेत्रगत राज्यों का उदय तथा धार्मिक कर्मकांडों की प्रधानता, ये सब चीज़ें किसमें देखने पड़ती? उत्तर वैदिक काल में। तकनीकी विकास की दृष्टि से इस काल की महत्वपूर्ण घटना है लोहे का प्रयोग। आरंभ में लोहे का उपयोग हथियार के निर्माण में हुआ, परंतु धीरे धीरे इसका व्यवहार कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में होने लगा। पहले तो इसका प्रयोग हथियार के रूप में हुआ लोहे का, लेकिन बाद में इससे कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में मदद लेने लगे। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख कृष्ण अयस या श्याम अयस के नाम से हुआ है। तो जो उत्तर लेटर वैदिक पीरियड था उसमें लोहा को लोहा थोड़ी लिखा है, उसमें लिखा है उसकी जगह क्या कृष्ण अयस मिल रहा है या श्याम अयस। राजनीतिक अवस्था देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस काल में ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले एवं दूसरे में विलीन होकर क्षेत्रगत जनपदों में बदल गए। तो जो छोटे छोटे कबीले थे एक दूसरे में क्या हो गए? विलीन होकर क्षेत्रगत जनपदों में बदलने लगे थे। इस काल में राजतंत्र ही शासन व्यवस्था का आधार था, राजतंत्र, राजा का तंत्र, किंतु कहीं कहीं पर गणराज्यों के उदाहरण भी मिलते हैं। इस काल में राजा का अधिकार ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा कुछ बढ़ा था। अब उसे बड़ी बड़ी उपाधियां मिलने लगी। वहाँ सिर्फ युद्ध का नेता होता था, लेकिन यहाँ क्या है कि जो उनका अधिकार है काफ़ी बढ़ गया। अब उसे बड़ी बड़ी उपाधियां मिलने लगी, जैसे अधिराज, सम्राट, एकराट, राजाधिराज। आगे अगर बात करें, प्रदेश का संकेत करने वाला शब्द राष्ट्र उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम प्रयोग के
सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ठीक है, राजा मंत्रियों की सहायता से समस्त राज्य का प्रशासन करता था। तो राजा जो था मंत्रियों की सहायता से समस्त राज्य का प्रशासन करता था। इन मंत्रियों को उत्तर वैदिक काल में रत्नीन कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण दिया गया है। इस काल में राजा की शक्ति में वृद्धि होने से सभा और समिति नामक संस्थाओं की स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आया। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ठीक है, जो सभा एवं समिति जो एक प्रकार की समझिए कमेटियां थीं, उनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ठीक है, अब प्रजापति का मतलब यहाँ राजा से है, राजा की 2 पुत्रियां कहा गया। सभा एक ग्राम संस्था थी। ठीक है, अब इनके ऊपर देखते हैं। सभा क्या थी? एक ग्राम संस्था थी। वह ग्राम के सभी स्थानीय विवादों का निर्णय करती थी। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। बात समझ आया? तो सभा क्या था? एक ग्रामीण संस्था थी, ग्राम संस्था थी। जैसे ग्राम में हम लोग पंचाल या पंचायत लगाते हैं, ठीक उसी तरह इसका काम था। और समिति क्या थी? एक केंद्रीय संस्था थी। अथर्ववेद में राजा के लिए समिति का सहयोग आवश्यक बताया गया। संभवतः समिति का राजा ही अध्यक्ष होता था। तो समिति का जो अध्यक्ष होता था वो राजा ही होता था, पर समिति का राजा पर अंकुश होता था। जो समिति थी वो राजा के ऊपर भी अंकुश लगा देती थी। उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख पदाधिकारी के ऊपर हम देखेंगे। उसमें देखेंगे सबसे पहले पदनाम और उनके देखेंगे कार्य। पुरोहित की बात करें, यह राजा का प्रमुख सलाहकार होता था और यह ब्राह्मण वर्ग से होता था। युद्ध में राजा के साथ जाता था, समस्त धार्मिक कार्यकलापों में सहभागी होता था। महिषी को देखेंगे, राजा की पटरानी महिषी कहलाती थी। कहने का मतलब है उस समय राजा अनेक रानियों से विवाह करते थे, तो उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण रानी उनकी होती थी वह महिषी कहलाती थी, जो प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायक एवं सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। युवराज की बात करें तो राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र को इस पद पर आसीन कर उसे उत्तराधिकार के रूप में प्रशासनिक कार्यों में निपुण करने का प्रयास करता था। अगर आगे हम बात करें कि सूत, तो जो सूत था आपका, वह आपका था क्या? रथों के निर्माण रख रखाव हेतु पदाधिकारी था। तो रथों का निर्माण और रख रखाव का जो पदाधिकारी था उसको हम सूत के नाम से जानते थे। और सेनानी क्या था? सेना का प्रधान पदाधिकारी। ठीक है, सेनानी के नाम से जानते थे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे ग्रामीणी की हम देखेंगे। क्या देखेंगे? ग्रामीणी। तो ग्राम शासन का प्रधान पदाधिकारी क्या था आपका? ग्रामीणी, यानी गांव का जो सब प्रधान होता था, समझिए ग्राम शासन का, तो उसी को हम ग्रामीणी बोलते थे। क्षत्रिय नहीं है, छत्री। राजप्रसादों की सुरक्षा हेतु पदाधिकारी। संग्रहित, यह क्या था? राज का कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, तो राज्य का जो कोषाध्यक्ष था उसका जो अध्यक्ष होता था संग्रहित होता था। भागदूध की बात करें तो भूमि पर वसूली हेतु पदाधिकारी। तो जो भूमि पर वसूली कर लगता था, भूमि कर, उसकी वसूली का जो पदाधिकारी था वो भागदूध के नाम से जानते थे। अछुआप की बात करें तो जुआ आदि पर निगरानी रखने वाला। आगे हम बात करें सामाजिक जीवन की, तो इस काल में धीरे धीरे बड़े बड़े ग्राम नगरों में विकसित होने लगा था। तो इस काल में क्या हुआ? धीरे धीरे बड़े ग्राम नगरों में विकसित होने लगा। इस समय गृह निर्माण कच्ची एवं पक्की ईंटों, मिट्टी, बांस एवं लकड़ी से किया जाता था। संयुक्त एवं पितृ सत्तात्मक परिवार की प्रथा उत्तर वैदिक काल में भी विद्यमान रही, जिसमें पिता के असीमित अधिकार होते थे। उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम कुल शब्द का उल्लेख मिलता था है। इस काल में वर्ण आधारित जाति व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। जैसे पूर्व वैदिक काल या हम कह ऋग वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म के आधार पर। यहाँ पर क्या था? जन्म के आधार पर थी। इस काल तक समाज स्पष्टतः 4 वर्णों, कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के रूप में बट गया था, विभाजित हो चुका था। किंतु इस काल में जात प्रथा उतनी कठोर नहीं थी जितनी कि सूत्रों के काल में थी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, इस काल में अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था, छुआछूत की भावना का उदय नहीं हुआ था। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्मों के विषय में विवरण मिलता है। इस काल में सर्वप्रथम गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है गोष्ठ, अर्थात वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था। परंतु कालांतर में गोत्र का अर्थ एक मूल पुरुष के वंशज से हो गया। ठीक है, जैसे आप आजकल लोग पूछते हैं
कि आप किस गोत्र से हैं, तो कालांतर में क्या हो गया, यह मूल पुरुष के वंशज से हो गया है। एक ही गोत्र के लोगों के परस्पर विवाह पर प्रतिबंध लगा गया। मान लीजिए आप किसी गोत्र से हैं या वशिष्ठ गोत्र से हैं, गौतमी गोत्र से हैं, तो आप गौतमी गोत्र से होकर गौतमी गोत्र में शादी नहीं कर सकते। उस पर क्या हो गया था, प्रतिबंध लग गया है। अगर आगे हम बात करें कि मानव जीवन को सुव्यवस्थित बनाने वाले 4 आश्रमों का विधान इस काल में मिलता है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला था ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष की आयु तक को हम क्या मानते हैं, ब्रह्मचर्य के अंदर रखते हैं। गृहस्थ जीवन की बात करें तो 25 से 50 वर्ष की आयु, ठीक है, गृहस्थ जीवन। वानप्रस्थ की बात करें तो 50 से 75 वर्ष तक की आयु और संन्यास की बात करें तो 75 से 100 वर्ष तक की आयु। अस्पृश्यता उत्तर वैदिक काल में उपयुक्त प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख है। अंतिम आश्रम इस काल में विशेष महत्व नहीं पा सका। इस समय गृहस्थ आश्रम को विशेष महत्व दिया जाता था। इस काल में शिक्षा का माध्यम गुरुकुल परंपरा पर आधारित था। इस काल में अंतर्वर्णीय विवाह, बहुविवाह, विधवा विवाह, नियोग प्रथा, दहेज प्रथा का प्रचलन था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता है। चलिए आगे हम बात करें। स्त्रियों की दशा उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल की तुलना में अच्छी नहीं थी। हमने जहाँ बात किया कि जितनी अच्छी दशा स्त्रियों की ऋग वैदिक काल में थी, उतनी अच्छी दशा उत्तर वैदिक काल में नहीं थी। इस काल में मनोरंजन के साधन में लोक नृत्य, संगीत, जुआ एवं युद्ध मुख्य थे। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। अब देखेंगे उन विवाहों को। तो हम अगर विवाह के प्रकार को देखें तो ब्रह्म विवाह हम देखते हैं। कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करना, जैसे आज के समय होता है। आज के समय तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जो प्रचलन में है, जो ग्रामीण क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। दैव विवाह की बात करें, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह होता था, उसको दैव विवाह कहते थे। आर्ष विवाह की बात करें तो कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह करना क्या होता था, आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह की बात करें तो वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या का विवाह, जो कन्या मांग का विवाह करता था, समझ रहे हैं, वो खुद कन्या का हाथ मांगता था वर। इस प्रकार के विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते थे। आगे के जो हम 4 विवाह देखेंगे उसको देखेंगे। यह देखेंगे क्या था, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जिसको हम प्रेजेंट समय में लव मैरिज के नाम से जानते हैं, ठीक है, गंधर्व विवाह। ठीक, आगे हम बात करेंगे इसमें तो हम देखेंगे कि असुर विवाह। ठीक है, असुर विवाह क्या, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय क्या होता था, असुर विवाह। जब कन्या के पिता को धन दे दिया गया और उनके बदले में उसकी बेटी ले गई, उसमें क्या हो, इस प्रकार के विवाह को असुर विवाह कहते थे। पैशाच विवाह, यह क्या होता था, सोई अथवा पागल कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना। अगर कोई महिला सो रही हो या कोई कन्या सो रही है या कोई पागल कन्या है, उसके साथ यूँ कहें इंटेलेक्चुअल होकर या उसके साथ, ठीक है, सहवास करके विवाह करना क्या होता था, पैशाच विवाह। राक्षस विवाह क्या होता था, बलपूर्वक कन्या को छीन कर उससे विवाह करना, कन्या को उठा के ले जाना, जो कर सकते हैं यूँ। आगे हम बात करें, स्मृतियों में ब्रह्म, दैव, आर्ष एवं प्रजापत्य विवाह ही मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आर्थिक जीवन की बात करें हम तो उत्तर वैदिक काल के लोगों के आर्थिक जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके अस्थायित्व में देखने को मिलता है, जो किसी के अधिकाधिक प्रसार का परिणाम था। तो उत्तर वैदिक काल में क्या था, उनका आर्थिक जीवन सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके अस्थायित्व देखने को मिलता है। उनके जीवन में अस्थायित्व आया, क्यों? क्योंकि वो किसी करने लगेंगे, तो किसी करने लगे तो एक जगह रहने लगे, कबीले के रूप में, कभी यहाँ कभी वहाँ नहीं जाते थे। तो किसी के अधिकाधिक प्रसार का परिणाम था, जो कि इस काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि था, और उस समय पशुपालन था। किसी की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख सर्वप्रथम सतपर ब्राह्मण में मिलता है। तो किसी की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद में व्रीहि या ब्रीहि धान को कहते थे, जौ को कहते थे, माड़ उड़द को कहते थे, और मिदग मूंग को कहते थे, गोधूम गेहूं को कहते थे, और मसूर आदि अनाजों का वर्णन मिलता। अथर्ववेद में 2 तरह के धान, ब्रीहि एवं तंडुल तथा इच्छु ईख का उल्लेख मिलता है। तो अथर्ववेद में ही सिंचाई के साधन के रूप में वर्षकूप एवं नहर का उल्लेख किया गया है। इस काल में कृषि तथा पशुपालन
मछुआ, सारथी, गड़रिया, स्वर्णकार, मणिकार, रस्सी बटने वाला, टोकरी बुनने वाला, धोबी, लुहार, जुलाहा आदि व्यवसायियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे हम। इस काल में मुख्यतः पालतू पशु गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, भैंस, भेड़, बकरी, गधा, ऊंट, सूकर आदि थे। इस काल में महत्वपूर्ण पशु के रूप में गाय को पाला जाता था। बड़े बैल को इस काल में महोच कहा जाता था। इस समय मिट्टी की एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे जिन्हें चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। सूत काटने एवं वस्त्र बुनने का व्यवसाय इस काल में बहुत अधिक विकसित था। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय अधिकांशतः राजकीय करों से मुक्त थे। राज्य को कर का अधिकांश भाग वैश्यों से ही प्राप्त होता था। ठीक है, वैसे आपका यूँ कह सकते बनिया वर्ग। आगे हम देखेंगे कि व्यापार वाणिज्य विनिमय के आधार पर छोटे पैमानों पर होता था। जो व्यापार था वाणिज्य विनिमय के आधार पर छोटे पैमानों पर होता था। ऋण देने एवं ब्याज लेने की प्रथा प्रचलित हो चुकी थी। यद्यपि शतमान, निष्क, कृषण एवं पाद्य शब्दों का उल्लेख मिलता है, तथापि सिक्कों के प्रचलन का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है। इस काल की अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर प्राक शहरी प्रोटो अर्बन कहा जा सकता है, क्योंकि ये तो न पूरी तरह ग्रामीण थे और न पूरी तरह शहरी थे। धार्मिक जीवन। इस काल के धर्म की प्रमुख विशेषता यज्ञों की जटिलता एवं कर्मकांडों की दुरूहता थी। यज्ञों में शुद्ध मंत्रोच्चारण पर विशेष बल दिया गया। आगे हम बात करें, ऋग्वैदिक 7 पुरोहितों की जगह उत्तर वैदिक काल में 14 पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। गृहस्थ आर्यों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था, जो निम्नवत है। पहला था ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता को शो करता था। उसके बाद हम बात करेंगे देव यज्ञ के बारे में। ठीक है, यह क्या था? देवताओं के प्रति कृतज्ञता था। पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण। मनुष्य यज्ञ, अतिथि संस्कार। और भूतज्ञ या बलि यज्ञ, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चींटियों, पक्षियों, श्वानों आदि को भोजन देना। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे खड दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। तो जो 6 दर्शन है और उनके प्रवर्तक कौन कौन है, और ये इंपॉर्टेंट करिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। अगर पूछता है साख्य दर्शन, साख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो वह थे आपके कपिल। योग दर्शन के अगर हम प्रवर्तक पूछ लें तो वह थे पतंजलि, और इन्होंने योग सूत्र नामक पुस्तक भी लिखा। न्याय दर्शन की बात करें तो वह थे गौतम। पूर्व मीमांसा की बात करें तो उसके प्रवर्तक जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा की बात करें तो बादरायण ऋषि थे। और वैशेषिक की बात करें तो कणाद या उलूक थे। नोट देखिए, साख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। ऋग्वेद के देवता इंद्र एवं अग्नि अब प्रमुख नहीं रहे। जब ऋग्वेद में जो देवता इंद्र एवं अग्नि थे प्रमुख देवता थे, उनके स्थान पर इस काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला, यानी राजा को। इस काल में विष्णु को संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद में पशुओं के रक्षक देवता पूषण इस काल में शूद्रों के देवता के रूप में प्रतिस्थापित हुए। तो ऋग्वेद में जो पशुओं के रक्षक देवता जो थे पूषण, इस काल में शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित हुए या प्रतिष्ठापित हुए। इस काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, वासुदेव संप्रदाय एवं खड दर्शनों का बीजारोपण हुआ। समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि सिर्फ वे ही धार्मिक अनुष्ठान करा सकते थे। जादू टोने में विश्वास भी बढ़ गया था। इस काल में मनुष्य के भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुखों के मध्य तालमेल स्थापित करने के लिए पुरुषार्थ का विधान किया गया। पुरुषार्थों की संख्या 4 है। पहला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आगे बात करेंगे विभिन्न प्रकार के यज्ञ की हम देखेंगे यहाँ पर। तो हम देखेंगे राजसूय यज्ञ, राजा के राज्याभिषेक हेतु संपादित होता था। ऐसा माना जाता था कि इससे राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। अश्वमेघ, अन्य राजाओं को चुनौती देने के उद्देश्य से एक अभिषिक्त घोड़े को छोड़कर संपादित किया जाता था, जो राजा के प्रभुत्व का प्रतीक था। ठीक है। वाजपेय क्या था? राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था, जिसका उद्देश्य प्रजा के मनोरंजन के साथ सौर प्रदर्शन था। अग्निष्ठोम क्या था? इस यज्ञ में प्रातः, दोपहर तथा शाम को सोम पीसा जाता था तथा अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। ठीक है, ये 4 प्रकार के यज्ञ थे। अब हम देखेंगे, तो आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन भारत में
धार्मिक आंदोलन। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।